गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे अनिवार्य पोषक तत्वों पर आपसे चर्चा की, जिनमें हमने आपसे बोरॉन, जिंक, कॉपर, निकेल और क्लोराइड पर आपसे चर्चा की। सबसे पहले हमने आपको बोरॉन के बारे में बात की थी और आपको बताया कि बोरॉन को पौधे जो होते हैं वो मृदा से बोरेट के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं? बोरेट के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इज इट राइट? तो बोरेट के रूप में पौधे क्या करते हैं, बोरॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। बोरॉन जो होता है वो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण की क्रिया में बोरॉन क्या है, सहायक होता है। पादपों में पराग कणों के अंकुरण की क्रिया में क्या होता है, बोरॉन सहायक होता है। हमने आपको बताया कोशिका विभाजन की क्रिया में भी बोरॉन क्या होता है, सहायक होता है। और सबसे अंत में मैंने बताया कि कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता को बनाए रखने में भी बोरॉन क्या होता है, सहायक होता है। बोरॉन की कमी से पादपों में कौन कौन से रोग हो सकते हैं उनके बारे में मैंने बताया। पहला कि पादपों में जब बोरॉन की कमी हो जाती है तो फलों का पुष्पों का निर्माण कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, पुष्पों की संख्या कम हो जाती है, पुष्प कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। दूसरा मैंने बताया कि बोरॉन की कमी होने से पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती है और कैसी हो जाती है, पत्ती मोटी हो जाती है। उसके पश्चात हमने आपसे बात की थी जिंक के बारे में। देखिए, पौधे जो है जिंक को मृदा से Zn+2 आयन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अर्थात द्विसंयोजक के रूप में क्या करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं। आपको बता दूं, जिंक जो होता है वो पादप वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, इंडोल एसिटिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। जिंक जो होता है वो फास्फोरस के अवशोषण को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। जिंक की कमी से पौधे कैसे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। दूसरी बात है, पौधे की पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। पौधे की पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, पौधे की पत्तियां विकृत हो जाती है और उनमें एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है जिसे लिटिल लीफ रोग के नाम से या लघु पर्ण रोग के नाम से जाना जाता है। तो लघु पर्ण रोग किसके कारण होता है, जिंक की कमी से होता है। इसके बाद हमने तीसरे तत्व पर बात की थी, कॉपर। पौधे जो होते हैं वो मृदा से कॉपर को Cu+2 या Cu+1 द्विसंयोजी या एकल संयोजी के रूप में मृदा से क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। कॉपर जो होता है वो पादपों के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। दूसरा मैंने आपको बताया, कॉपर जो होता है वो खास तौर से पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों के वाहक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। किस रूप में कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में काम करते हैं। यदि पादपों में कॉपर की क्या हो जाए, कमी हो जाए, कॉपर की कमी होने पर पत्तियां क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। ठीक है, मिलानता उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, पौधे की पत्ती का जो शीर्ष भाग होता है वो नीचे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है और वो कैसा हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है। नींबू के अंदर कॉपर की कमी से नींबू के पादप के अंदर एक रोग हो जाता है जिसे शीर्षारंभी रोग कहा जाता है, डाई बैक डिजीज। नींबू के अंदर किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी क्लोरीन के बारे में। पौधे जो होते हैं वो मृदा से क्लोरीन को क्लोराइड आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं, क्लोराइड आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की क्रिया में क्लोराइड क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा मैंने आपको बताया, विद्युत आवेशों के संतुलन की क्रिया में क्लोराइड क्या होता है, सहायक होता है। क्लोराइड की कमी से पादपों के अंदर पत्तियां जो होती हैं उनमें चितकबरी हरिमहीनता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। फलों का निर्माण कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ये क्लोराइड की कमी से पादपों में होने वाले रोग होता है।
देखिए निकिल जो होता है वो 17वां अनिवार्य पोषक तत्व है, जिसकी खोज 1988 में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने की। और डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने इस निकिल तत्व को अनिवार्य पोषक तत्वों के अंदर क्या किया था, शामिल किया था। निकिल जो होता है वो यूरेज एंजाइम का एक प्रमुख क्या होता है, घटक होता है। निकिल जो होता है उसको पौधे मृदा से निकिल +2 आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। निकिल न तो जैव रासायनिक पदार्थ होता है, न ही इनका कोई जैविक क्रियाएं होती हैं, अर्थात न ही इनके कोई विशेष क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, आज जो हम आपसे बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे संचरणशील और असंचरणशील तत्वों के बारे में बात करेंगे। संचरणशील अनिवार्य पोषक तत्व और असंचरणशील अनिवार्य पोषक तत्व। इसके पश्चात हम बात करेंगे खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि पर। खनिज लवणों के अवशोषण की 2 विधियां हैं जिन पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है संचरणशील और असंचरणशील तत्वों के बारे में। लेसन नंबर 8 चल रहा है हमारा, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और आज का हमारा टॉपिक है संचरणशील और असंचरणशील। संचरणशील व असंचरणशील अनिवार्य पोषक तत्व। अनिवार्य पोषक तत्व। देखिए संचरणशील अनिवार्य पोषक तत्व कौन से होते हैं। संचरणशील अनिवार्य जो पोषक तत्व होते हैं, यदि इनकी कमी पादपों के अंदर हो जाए, ठीक है, तो आपको बता दें पौधे की जो पुरानी पत्तियां होती हैं, उन पुरानी पत्तियों के अंदर इस रोग के लक्षण क्या है, दिखाई देते हैं। तो संचरणशील अनिवार्य पोषक तत्वों की न्यूनता के जो लक्षण होते हैं, संचरणशील अनिवार्य पोषक तत्वों की न्यूनता के जो लक्षण होते हैं वो सबसे पहले किस में दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, और असंचरणशील अनिवार्य पोषक तत्वों की न्यूनता के जो लक्षण होते हैं वो मुख्य रूप से तरुण पत्तियों के अंदर क्या है, दिखाई देते हैं। कौन सी पत्तियों में, तरुण पत्तियों के अंदर असंचरणशील तत्वों की न्यूनता के लक्षण क्या है, दिखाई देते हैं। आपको बताते हैं संचरणशील तत्व कौन से होते हैं, संचरणशील अनिवार्य पोषक तत्व कौन से होते हैं। देखिए संचरणशील पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, और कौन सा होता है, जिंक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मोलिब्डेनम और जिंक, ये सारे तत्व कौन से होते हैं, संचरणशील तत्व। संचरणशील अनिवार्य तत्वों के नाम बताइए, तो ये नाम है। और संचरणशील अनिवार्य पोषक तत्वों की कमी से, ठीक है, पौधे की किस भाग पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है, तो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। असंचरणशील अनिवार्य पोषक तत्वों के जो लक्षण होते हैं, न्यूनता के लक्षण होते हैं, वो सबसे पहले तरुण पत्तियों पर क्या है, दिखाई देते हैं। आपको बता दें तरुण पत्तियों पर, ठीक है, असंचरणशील तत्वों के, असंचरणशील अनिवार्य पोषक तत्वों की कमी से तरुण पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं। असंचरणशील अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो असंचरणशील अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं कॉपर नंबर 1, नंबर 2 Fe, नंबर 3 सल्फर, नंबर 4 मैग्नीज। ये 4 तत्व जो होते हैं वो असंचरणशील तत्व होते हैं, जिनकी कमी से पादपों की जो तरुण पत्तियां होते हैं उन पर विशेष प्रकार के लक्षण क्या है, दिखाई देते हैं। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि, यह हमारा दूसरा आज का टॉपिक है। देखिए
खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि, खनिज लवणों के अवशोषण की, खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। ठीक है, खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि पर आपसे चर्चा करना है। देखिए, पौधे जो होते हैं वो खनिज लवणों का अवशोषण आयनों के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? आयनों के रूप में करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? ये पौधे की जड़ें होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया जड़ जो होता है उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ये सबसे अग्रभाग होता है, इसे विभज्योतक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, विभज्योतक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मेरिस्टेम एरिया, ये जो कहलाता है दीर्घीकरण क्षेत्र, और ये कौन सा कहलाएगा? परिपक्वन क्षेत्र के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? परिपक्वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो जो जड़ें होती हैं उनका दीर्घीकरण और विभज्योतक का जो क्षेत्र होता है, जड़ों का कौन सा भाग होता है? दीर्घीकरण, और कौन सा भाग होता है? विभज्योतक का जो क्षेत्र होता है। ये दोनों क्षेत्र जो होते हैं वो मृदा से खनिज लवणों का अवशोषण, दीर्घीकरण का क्षेत्र, जड़ का जो दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, विभज्योतक क्षेत्र होता है, ये मृदा में क्या करते हैं? खनिज लवणों को आयनों के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं? आयनों के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, और आयनों के रूप में ग्रहण करने के पश्चात ये खनिज लवणों का अवशोषण जो होता है प्राय किसके द्वारा होता है? सक्रिय अवशोषण की विधि के द्वारा होता है। क्योंकि इस विधि के अंदर क्या होती है? उपापचयी ऊर्जा का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। खनिज लवणों का अवशोषण जो होता है प्राय किसके द्वारा किया जाता है? सक्रिय अवशोषण विधि के द्वारा किया जाता है। इस क्रिया में उपापचयी ऊर्जा का उपयोग क्या है? किया जाता है। खनिज लवणों का अवशोषण जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला है निष्क्रिय अवशोषण। खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है निष्क्रिय अवशोषण, जिसको बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा होता है सक्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण जिसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले आज जो हम चर्चा करेंगे वो निष्क्रिय अवशोषण पर आपसे क्या करने जा रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, निष्क्रिय अवशोषण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए, खनिज तत्वों की रासायनिक प्रवणता, खनिज तत्वों की क्या है? खनिज तत्व और उनकी रासायनिक प्रवणता के आधार पर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाले गमन को, ठीक है, अर्थात खनिज तत्व जो होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। और इस क्रिया के दौरान ऊर्जा की क्या है? आवश्यकता नहीं होती। इसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। निष्क्रिय अवशोषण को भौतिक अवशोषण भी कहा जाता है। निष्क्रिय अवशोषण को कौन सा अवशोषण कहा जाता है? भौतिक अवशोषण कहा जाता है। निष्क्रिय अवशोषण को कौन सा अवशोषण कहा जाता है? भौतिक अवशोषण कहा जाता है। परिभाषा क्या हुई निष्क्रिय अवशोषण की? खनिज व रासायनिक प्रवणता के आधार पर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाले गमन को ही क्या कहते हैं? निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। निष्क्रिय अवशोषण को भौतिक अवशोषण भी कहा जाता है, और निष्क्रिय अवशोषण की जो क्रिया होती है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, निष्क्रिय अवशोषण को समझाने के लिए, ठीक है, या निष्क्रिय अवशोषण के समर्थन में निम्न सिद्धांत क्या है दिए गए हैं। ठीक है, निष्क्रिय अवशोषण को समझाने के लिए या उसके समर्थन में निम्न सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें हम 3 सिद्धांतों पर आपसे बात करेंगे।
पहला सिद्धांत है संहति प्रवाह सिद्धांत, दूसरा है आयन प्रवाह सिद्धांत, तीसरा है डोलन साम्यावस्था सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत है जिन पर आज हम आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संहति प्रवाह सिद्धांत। ठीक है, संहति प्रवाह सिद्धांत। संहति प्रवाह सिद्धांत, मास फ्लो थ्योरी। हाँ भाई, देखिए संहति प्रवाह सिद्धांत क्या है। पौधे का जो वायवीय भाग होता है, उस पौधे के वायवीय भाग के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और पौधे के खास तौर से वायवीय भागों में मुख्य रूप से जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उन पत्तियों में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पत्तियों से जो जल होता है वो क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। अर्थात पत्तियों से जल की क्या हो जाती है, हानि होती है। पत्तियों से जल क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जब जल वाष्पित हो जाता है तो पत्तियों की जो सिराएं होती हैं, ठीक है, पत्तियों की सिराओं में उपस्थित जो जल होता है, उस जल के अंदर भी क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। पत्तियों में उपस्थित जो सिराएं होती हैं, पत्तियों में उपस्थित जो सिराएं होती हैं, उन सिराओं में भी जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, पत्तियों में उपस्थित सिराओं में भी जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और कमी होने पर क्या होता है, इनके अंदर एक तनाव उत्पन्न होता है, एक खिंचाव उत्पन्न होता है। जिस तनाव या खिंचाव को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। अर्थात वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण, यहां पर वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण क्या होता है कि जो जल होता है उसका प्रवाह होता है। जल का प्रवाह कहां से होता है, यहां से, यानी कि मूल से, और पुनः कहां तक होता है, पत्तियों तक होता है। ठीक है, तो जल का प्रवाह मूल से लेकर के पत्तियों तक होता है। तो इस दौरान जड़ जो होती हैं, उन जड़ों के द्वारा खनिज आयनों को भी क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, जल के साथ खनिज आयनों को भी क्या है, ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, और ये खनिज आयनों का क्या होता है, प्रवाह होता है। इस तरीके से पादपों में खनिज आयनों का क्या होता है, प्रवाह होता है, जिसे कहते हैं संहति प्रवाह सिद्धांत। परिभाषा क्या हुई कि पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, खासतौर से पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों से जल क्या होता है, वाष्पित होता है। पत्तियों में जल वाष्पित होने के पश्चात पत्तियों की जो सिराएं होती हैं, उनमें भी जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे पत्तियों के अंदर एक तनाव या एक खिंचाव क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इस प्रकार के तनाव या खिंचाव को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। इसी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण जल का प्रवाह जो होता है, वो जल का जो प्रवाह होता है वो जड़ के द्वारा आयनों को, ठीक है, जड़ों के द्वारा आयनों को भी क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। ग्रहण करने के पश्चात जो खनिज आयन होते हैं वो पौधे के विभिन्न भागों तक क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इस तरीके से संहति प्रवाह सिद्धांत निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि के अंदर क्या है, दिया गया। ठीक है, देखिए संहति प्रवाह सिद्धांत के बाद हम दूसरे सिद्धांत पर बात करते हैं, आयन विनिमय सिद्धांत। आयन विनिमय सिद्धांत, आयन विनिमय सिद्धांत, आयन एक्सचेंज थ्योरी।
आयन एक्सचेंज थ्योरी आयन विनिमय सिद्धांत। ठीक है, देखिए आयनों का विनिमय किस तरीके से होता है, इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। ये क्या है, जड़ें हैं। ठीक है, क्या है, जड़ है। ये जड़ की क्या है, सतह होती है। ठीक है, ये जड़ की सतह, और ये वाला यहाँ पर क्या है, जड़ों के आसपास क्या होता है, बाह्य घोल होता है। अर्थात इस घोल के अंदर क्या है, जल के साथ विभिन्न प्रकार के खनिज लवण क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। कौन सा घोल होता है, बाह्य घोल होता है। कौन सा घोल होता है, बाह्य घोल होता है। क्लियर बात समझ में आएगी। तो पौधे की जो जड़ की सतह होती है, पौधे की जड़ की सतह, और ये क्या होता है, बाह्य घोल। ठीक है भाई, बाह्य घोल कहां से आया कि मृदा के अंदर जो जल होता है, उस जल में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। तो ये तो हो गया बाह्य घोल, और ये जड़ की क्या हो गई, सतह हो गई, जड़ की सतह। तो आपने देखा जड़ की सतह और बाह्य घोल के बीच में, जड़ की सतह और बाह्य घोल के बीच में निश्चित संख्या में धन आयन और ऋण आयनों का क्या होता है, विनिमय होता है। निश्चित संख्या में धन आयन और ऋण आयनों का क्या होता है, विनिमय होता है, जिसे क्या कहा जाता है, आयन विनिमय सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयन विनिमय सिद्धांत कहते हैं। आयन विनिमय सिद्धांत की परिभाषा क्या हुई कि पौधे की जो जड़ की सतह होती है, ठीक है, और बाह्य घोल, ये बाह्य घोल मैंने आपको बताया कि जड़ें जो होती हैं मृदा के अंदर, वहां पर जल के अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण क्या है, घुले हुए होते हैं। वो क्या है, जड़ के बाहर की तरफ ये बाह्य घोल होता है। तो जड़ की जो सतह होती है, ये जड़ की सतह होती है, और ये क्या होती है, बाह्य घोल होते हैं। जड़ की सतह और बाह्य घोल के बीच में क्या होता है, इन धनायन और ऋणायनों का आपस में क्या होता है, विनिमय होता है। विनिमय जो होता है वो केवल किसके बीच में होता है, समान आवेश के आयनों के बीच में होता है। विनिमय किसके बीच में होता है, समान आवेश के आयनों के बीच में होता है। जैसे यहाँ पे घोल में धनायन है, यहाँ पे इसी तरीके से ये जड़ की सतह पर भी धनायन है। तो ये आपस में अपने आयनों का क्या करेंगे, विनिमय करेंगे। यहाँ पे बाह्य घोल में ऋणायन है और जड़ की सतह पर भी ऋणायन है, तो ये आपस में अपने आयनों का ही क्या करता है, विनिमय करता है। मैंने बताया कि विनिमय जो होता है वो केवल और केवल किसके बीच में होता है, समान आवेश वाले आयनों के मध्य में होता है। आयनों का विनिमय किसके मध्य में होता है, केवल समान आवेश वाले आयनों के मध्य में होता है। अर्थात धनायन का धनायन के मध्य और ऋणायन का ऋणायन के साथ क्या होता है, विनिमय होता है। धनायन का विनिमय धनायन के साथ होता है, ऋणायन का विनिमय किसके साथ होता है, ऋणायन के साथ होता है। इसी विनिमय के फलस्वरूप क्या होता है, इसी विनिमय के फलस्वरूप क्या होता है कि धनायन जो होते हैं, ठीक है, वो जड़ की जो सतह होती है, धनायन जो होते हैं वो जड़ की सतह के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, धनायन जो होते हैं वो जड़ की सतह द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो अनेक धनायन जो होते हैं वो जड़ की जो सतह होती है उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और इनका अवशोषण जो होता है या इनका जो स्थानांतरण होता है वो निष्क्रिय विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निष्क्रिय विसरण के द्वारा होता है। इसे आयन विनिमय सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं, आयन विनिमय सिद्धांत कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, पौधे की जड़ की जो बाह्य सतह होती है और उस जड़ के बाहर क्या है, बाह्य घोल होता है। बाह्य घोल क्या होता है, मैंने आपको बताया मृदा के अंदर जो जल होता है उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण क्या है, घुले हुए होते हैं। तो ये क्या है, ये घुले हुए जो पदार्थ होंगे वो बाह्य घोल कहलाएगा। तो जड़ की बाह्य सतह और बाह्य घोल के मध्य धनायन और ऋणायनों का विनिमय होता है, जिसे आयन विनिमय सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में केवल धनायन और ऋणायनों का विनिमय जो होता है वो केवल समान आवेश के आयनों के मध्य में होता है। अर्थात धनायन का विनिमय धनायन के साथ होता है, ऋणायन का विनिमय किसके साथ होता है, ऋणायन के मध्य में होता है।
ठीक है। और इस विनिमय के फलस्वरूप मैंने बताया कि जो जड़ की सतह होती है उस जड़ की सतह पर अनेक धनायन क्या है, उस जड़ की सतह के द्वारा अनेक धनायनों को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। उन धनायनों का स्थानांतरण जो होता है वो निष्क्रिय विसरण की विधि के द्वारा होता है। इसे आयन विनिमय सिद्धांत कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट बिंदु पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और वो है हमारा डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत। डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत। डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत डॉनन इक्विवेरियम थ्योरी। ठीक है। देखिए डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत 1927 के अंदर डॉनन नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये सिद्धांत 1927 में किसने दिया था? डॉनन नाम के वैज्ञानिक ने दिया और उन्हीं के नाम पर इस सिद्धांत को रखा गया जिसका नाम है डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत। ठीक है। ये सिद्धांत क्या बताता है मैं आपको बता दूं। ये सिद्धांत जो होता है वो स्थिर और अविसरणशील, स्थिर या अविसरणशील आयनों के प्रभाव पर क्या है, आधारित होता है। ये सिद्धांत किस पर आधारित होता है? स्थिर या अविसरणशील। अभी मैं बात करूंगा स्थिर पर भी। स्थिर या अविसरणशील आयनों के प्रभाव पर क्या होता है, आधारित होता है। डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत जो होता है वो स्थिर या अविसरणशील आयनों के प्रभाव पर क्या होता है, आधारित होता है। अब क्या होता है मैं बता दूं, स्थिर या अविसरणशील आयन कौन से होते हैं? पादप कोशिका जो होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ आयन पाए जाते हैं। ठीक है। क्या पाया जाता है? कुछ ऐसे आयन पाए जाते हैं जो कोशिका झिल्ली से क्या है, बाहर नहीं जा सकते। कोशिका झिल्ली से क्या नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते। ये देखिए पादप कोशिका है और ये पादप कोशिका के अंदर क्या है, ये कोशिका भित्ति है और ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। तो मैंने आपको बताया कि पादप कोशिका के अंदर कुछ ऐसे आयन होते हैं जो पादप कोशिका के अंदर कुछ ऐसे आयन होते हैं जो कोशिका झिल्ली से क्या नहीं जा सकते, यहां बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, स्थिर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर आयन कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर कुछ ऐसे आयन होते हैं जो कोशिका झिल्ली से क्या नहीं जा सकते, बाहर नहीं आ सकते। ऐसे आयनों को स्थिर आयन क्या है, कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के भीतर धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। इस कोशिका झिल्ली के अंदर धनायन भी प्रवेश कर सकते हैं और क्या प्रवेश कर सकते हैं, ऋणायन भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्रवेश करते हैं। और कोशिका की जो सांद्रता प्रवणता होती है, कोशिका की सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध तत्वों को एकत्र करने की क्रिया को यहां पर क्या है, दर्शाया जाता है। इसको दर्शाया जाता है डॉनन साम्यावस्था जो सिद्धांत होता है, इसमें कोशिका के अंदर सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध तत्वों को एकत्र करने की क्रिया को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, जिसे डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत कहा जाता है। देखिए आज हमने आपसे 3 बिंदुओं पर चर्चा की, संचरणशील और असंचरणशील अनिवार्य पोषक तत्व। संचरणशील अनिवार्य पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी न्यूनता से, ठीक है, न्यूनता के लक्षण जो होते हैं वो सबसे पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं, और असंचरणशील अनिवार्य पोषक तत्वों की न्यूनता के लक्षण जो होते हैं वो सबसे पहले किस में दिखाई देते हैं, किसमें दिखाई देते हैं, तरुण पत्तियों के अंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने बताया खनिज लवणों का अवशोषण। खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वो मैंने बताया मूल का जो दीर्घीकरण और विभजोतक क्षेत्र द्वारा
क्या है, मृदा के अंदर खनिज लवणों का अवशोषण आयनों के रूप में क्या है, किया जाता है। ठीक है, और मैंने बताया कि खनिज लवणों का अवशोषण प्राय क्या है, सक्रिय अवशोषण विधि द्वारा होता है, क्योंकि इस क्रिया के अंदर उपापचय ऊर्जा का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। खनिज लवणों के अवशोषण की दो विधियां होती है, एक निष्क्रिय अवशोषण विधि और एक होती है सक्रिय अवशोषण विधि। निष्क्रिय अवशोषण विधि मैंने आपको बता दिया है कि खनिज तत्व व रासायनिक प्रवणता के आधार पर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाले गमन को क्या कहा जाता है, निष्क्रिय अवशोषण, या उसे भौतिक अवशोषण कहते हैं। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। निष्क्रिय अवशोषण को समझाने के लिए अनेक क्या है, सिद्धांत दिए गए हैं। या निष्क्रिय अवशोषण के समर्थन में निम्न सिद्धांत हैं। नंबर 1, संहति प्रवाह सिद्धांत, जिसमें मैंने बताया कि पौधे के वायवीय भागों के द्वारा जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो उनकी पत्तियों के अंदर भी, पत्ती की स्रावों में भी जल की कमी हो जाती है, जिससे उन पत्तियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। अर्थात वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण मैंने बताया कि जो जल होता है उसका प्रवाह जड़ के द्वारा आयनों के रूप में क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। जल के मात्रात्मक प्रवाह के साथ जल का जड़ द्वारा आयनों को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, जिसे संहति प्रवाह सिद्धांत कहते हैं। दूसरा, आयन विनिमय सिद्धांत, जड़ की सतह और बाह्य घोल के बीच धनायन और ऋणायनों का क्या होता है, विनिमय होता है। केवल धनायन और ऋणायनों का विनिमय केवल किसके बीच में होता है, समान आवेश के आयनों के मध्य में ही होता है। ठीक है, धनायन का विनिमय धनायन के साथ होता है, ऋणायन का विनिमय ऋणायन के साथ में होता है। और विनिमय के फलस्वरूप जो जड़ें होती हैं उनकी जड़ की सतह पर अनेक धनायन अवशोषित कर लिए जाते हैं, और उन धनायनों का स्थानांतरण जो होता है वो निष्क्रिय विसरण की विधि के द्वारा होता है। डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत 1927 के अंदर डॉनन नाम के वैज्ञानिक ने दिया। इस सिद्धांत में स्थिर, यह सिद्धांत जो होता है वो स्थिर या अविसरणशील आयनों के प्रभाव पर क्या हो जाता है, आधारित होता है। पादप कोशिका में कुछ ऐसे आयन जो होते हैं जो कोशिका झिल्ली से बाहर नहीं आते हैं, उन्हें स्थिर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर आयन कहते हैं। कोशिका झिल्ली के भीतर धनायन और ऋणायन दोनों का ही क्या होता है, प्रवाह होता है, या धनायन और ऋणायन दोनों ही आयन क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सक्रिय खनिज अवशोषण पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हेल्थी। थैंक्स वेरी मच।